नमस्कार, पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम में बातचीत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी उन तमाम खबरों की जो आज के अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं, और इन खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिनसे खबरों के संदर्भ में विस्तृत बातचीत होगी। पर्सपेक्टिव की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर सियासत तेज। देश भर में वायुसेना के ठिकाने अभेद्य बनाने की तैयारी। ओबीसी कोटे की मांग पर आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय ने टूनी रेलवे स्टेशन पर फूकी ट्रेन। दिल्ली में एनसीडी की हड़ताल का छठा दिन, अब कूड़े पर गरमाई राजनीति। सीरिया में आत्मघाती हमला, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की घटिया करतूत, बोको हराम के आतंकियों ने नाइजीरिया पर किया हमला, 86 लोगों की मौत। आखिर कब कसेगा आईएसआईएस पर शिकंजा। पीएम मोदी के मन की बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का संकट दूर होगा। मौद्रिक नीति का समीक्षात्मक आकलन, बैंक कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कम। एनपीएस में लंबी अवधि का निवेश फायदेमंद। कर विवरणी में संपूर्ण आय दिखाना समझदारी। टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत, टी20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पर भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी 2-1 के अंतर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीती। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 टी20 मैच, आज भारत के जूनियर क्रिकेटर्स की परीक्षा। और पर्सपेक्टिव की पहली श्रृंखला में बात राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और राष्ट्रीय खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज नागी। सरोज जी, लोकसभा टीवी में बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर के बैठक भी की, और अब महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि समझौता जो है, पीडीपी पार्टी की जो नीतियां हैं, जिन मापदंडों पर वो चलती आई है, उसके खिलाफ वो समझौता नहीं करेंगी, चाहे फिर से चुनाव ही क्यों ना कराना पड़े। कैसे देख रही हैं आप इसको? हाँ, देखिए, अब 3 हफ्ते तक वहाँ कोई सरकार नहीं है, सिर्फ गवर्नर्स रूल वहाँ पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बॉर्डर स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ये इसके लिए अच्छा नहीं है कि वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो इस समय। और मुफ्ती साहब का देहांत इसमें जनवरी के शुरू में हुआ था, और उसके दूसरे दिन ही से ये समझ में आने लगा कि जहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार चल रही है, वहाँ पे अब कुछ सवालिया निशान आने लगे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने कल जो मीटिंग की है अपने पार्टी लीडर्स के साथ, जिसमें एमपीज और एमएलएज भी थे, उसमें ये शक जताया गया है कि जितने राजनीतिक मुद्दे हैं या जितने आर्थिक मुद्दे हैं, उनको जब तक सुलझाया नहीं जाएगा या उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता सेंटर नहीं दिखाता है, तो मुश्किल है इस सरकार को चलाना। इस तरह का संकेत मिला है। राजनीतिक मुद्दा बहुत वहाँ अहम हो गया है पीडीपी के लिए स्पेशली, क्योंकि आप देखेंगे जब से सरकार बनी है बीजेपी और पीडीपी की, वहाँ पे कुछ सवाल उठने लगे हैं आर्टिकल 370 को लेके, 370 को लेके, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन देता है, स्टेटस देता है। उसके अलावा वहाँ का जो झंडा है उसको लेके भी कंट्रोवर्सी उठ रही है। एक वहाँ के हाई कोर्ट में भी ये केस गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती पे ये दबाव पड़ रहा है कि हमारी जो उनकी जो मेन मुद्दे हैं उस पे बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं। हालांकि सेंटर की तरफ से ये सवाल नहीं उठे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ विधायक हैं, कुछ एमपीज हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा जब बीजेपी की सरकार सेंटर में बनी थी, तो पहला 370 का सवाल पीएमओ के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही उठाया था। तो मेरे ख्याल से ये दबाव अब पीडीपी पे आ रहा है, और पीडीपी एक तरफ
तरह से हार्ड लाइन पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यदि उसको कंपेयर करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि अपने पिता की तरह नहीं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है सेपरेटिस्ट की तरफ थोड़ा उनका ज़्यादा सॉफ्टनेस है, थोड़े मुलायम रुख रखती हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके उनको चलना है। मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद से ही इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हुई थी कि अब जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। हाँ। बीजेपी और ने, कांग्रेस ने और सभी के बीच में ऐसी बातें भी उठ रही थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाकर के वो अलग से बनाएंगे। बाद में फिर बीजेपी के ही मंत्रियों ने इसका खंडन किया कि नहीं, बीजेपी के साथ ही सरकार बनाई जाएगी। लेकिन अब फिर से इसमें जिस तरह की सियासत गरमाई है और महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि पार्टी की विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा, इसे कैसे आकलन कर सकते हैं? ये महबूबा को कहना पड़ रहा है क्योंकि उसका स्टेटस उस तरह का नहीं है जितना मुफ्ती साहब का था। मुफ्ती साहब आपको याद होगा कांग्रेस में रहे हैं, और कांग्रेस वालों का ये होता है कि सबके साथ बना के रखना किस तरह, हालांकि बीजेपी के साथ उनका हरदम टकराव की स्थिति रही है। तो जब मुफ्ती साहब ने ये डिसाइड किया कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार बने, तो उनको एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत अनपॉपुलर डिसीजन, पीडीपी में अलग अलग तरह के राय आने लगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जितनी राय थी वो दब गई। अब महबूबा मुफ्ती पहली बार वहाँ पे यदि मुख्यमंत्री बनती हैं तो अलग अलग जो राय पहले नज़र आ रही थी वो दोबारा उभर के आ रही हैं, और महबूबा को इसको अब बैलेंस करना है। कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये इनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट अभी बिल्कुल है, देखने वाली बात होगी। और सरकार जिसकी भी बनेगी ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। हाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इतने दिनों तक वहाँ कोई सरकार न रहे, ये अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक है। सुरक्षा के लिहाज से स्पेशली आप देखेंगे आस पड़ोस देशों में क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, मिलिटेंसी होती है, जिस तरह के टेररिस्ट अटैक्स हुए, पंजाब तक टेररिज्म पहुँच गया है दोबारा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर जो एक बफर स्टेट रहा है उसको अब नई भूमिका अपनानी पड़ेगी। उस भूमिका को वो भूल नहीं सकते। ठीक है सरोज जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि अब देश भर में वायुसेना के ठिकाने अभेद्य किए जाएंगे। पठानकोट के एयरबेस पर जो हमला हुआ उसको देखते हुए भारतीय वायुसेना ने यह कदम उठाया है, और जिसमें कि भारत के जितने भी एयरबेसेस हैं उनको अब अभेद्य बनाया जाएगा, मतलब उनकी सुरक्षाएं भी बढ़ाई जाएंगी। इसको आप कैसे देख रही हैं? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पठानकोट में जो हमला हुआ और जिस तरह से वो हमला हुआ वो बहुत चिंता का विषय है कि किस तरह से किसी एसपी का कार आप हाईजैक कर गए, उसके बाद एयरबेस तक पहुंच गए और कोई बिना रोक टोक के चल रहा था जब तक संदिग्ध जिस तरह के वहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कि यदि आप एयरफोर्स या आर्मी का मोराल जिसको कहते हैं उसमें यदि आप उसमें कोई त्रुटि आ जाती है तो देश के लिए बहुत नुकसान है। क्यों अभी जो हम लोग यहाँ निश्चिंत रात को सोते हैं वो इसीलिए कि हमारे सैनिक देश पर हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, और चौकन्ने रहते हैं। और यदि इस तरह के टेररिस्ट हमले होने लगे, स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री फोर्सेस जहाँ पे हैं, चाहे वो नेवी का हो या चाहे एयरफोर्स का हो या मिलिट्री का हो, तो वो फिर खतरे की निशान। आपको याद होगा मुंबई अटैक में भी ऐसा ही हुआ था कि वो नदी समुद्र के नाव के रास्ते से आए थे तो वहाँ पे भी पकड़े नहीं गए। जब अटैक हो गया उसके बाद समझ में आया कि नाव से आए थे वो लोग। पठानकोट में ही हुआ, गुरदासपुर में पहले हो चुका। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत अहम कदम है जो कि पहले होना चाहिए था, देर सही पर दुरुस्त सही। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि गरुड़ कमांडोज भी बढ़ाए जाएंगे। 2003 में भारतीय वायुसेना की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए गरुड़ का गठन किया गया। हमने देखा पठानकोट आतंकी हमले में गरुड़ का एक सैनिक भी शहीद हुए थे। अब गरुड़ के जवान, उनके सैनिकों की संख्या भी इसमें बढ़ाई जाएगी, तो सुरक्षा के लिहाज से ये भी बहुत ज़रूरी आप मान रही हैं? हाँ, क्योंकि कोई भी यदि आपको सुरक्षा के कदम लेने हैं तो चारों तरफ से लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गरुड़ को आपने कर दिया और बाकी थोड़े ढीले पड़ गए, वो नहीं। गरुड़ का गठन जो सैनिक और बढ़ाए जाएंगे वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी इंटेलिजेंस आपके जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, और इंटेलिजेंस जब आपको रिपोर्ट देती है तो उसको भी सीरियसली लेना
चाहिए, ठीक है। और ये तो बाबू लोग करते हैं या फिर पॉलिटिशियंस करते और हैं। चौतरफा सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ ही सीमा सुरक्षा पर भी ध्यान देना बिल्कुल, चाहिए, सबसे बड़ी बिल्कुल चूक वही होती है। हाँ। अब बात ओबीसी कोटे को लेकर के आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, हमने देखा कापू समुदाय ने तूनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियां फूंक दी। आरक्षण की आग एक बार फिर से, क्या कहेंगे? क्योंकि गुजरात में जब वो पाटीदार का एजिटेशन हो रहा जी। था आरक्षण को लेके, तो इससे एक तरह से संदेह था कि देश बाकी प्रांतों में भी शायद इस तरह का उभरेगा एजिटेशन, और यही हुआ। यहाँ पे जो कापू का एजिटेशन चल रहा है वो इसलिए भी उभर के आया है क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इलेक्शन के पहले ये वादा किया था कि कापूस को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया था। और ये भी कहा गया था एक कमीशन का गठन होगा, एक तरह का कमीशन ज़रूर वहाँ बैठा गया है, लेकिन वो उसमें कापू का जिक्र कम हो रहा है, बाकी जो सब जातियाँ हैं उनका सरोज जी, आपने भी गुजरात का उदाहरण दिया इसमें, जैसे हमने देखा कि हार्दिक पटेल के समर्थन में आप और कांग्रेस उतरी थी, तो इस तरह से देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक संगठन वोटों की राजनीति भी करते हैं इसको लेकर के। तो ये कितना गलत है, क्योंकि जरा से वोट बैंक के स्वार्थ की वजह से हम देश की समरसता बिगाड़ते हैं और सबसे ज्यादा युवा इसमें उग्र तरीके से जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरे ख्याल से ये अब जिन निकल चुका है बोतल से, जिसको कहते हैं, और उसको वापस डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन पे तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तबके हैं जो जिसको कहते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक तौर पे उनका उत्थान हुआ है, लेकिन वो भी रिजर्वेशन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ज़रूर रहा है कि क्रीमी लेयर को हटाया जाए, जो मलाईदार वाले जो परत है उसको हटाया जाए, रिजर्वेशन बाकी को दिया जाए। लेकिन अब ये हो गया है कि आपको कोटा मिलता है तो आपको नौकरी भी मिलेगी, सरकारी कामकाज भी मिलेंगे, आपका पढ़ाई लिखाई जो संस्थान है वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलेंगी। तो इसलिए उस नज़रिए से लोग देखने लगे। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, वो जैसा आपने कहा वोट की राजनीति खेलते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको इन चीज़ों की जो डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन का, उनको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, वो नहीं देख रहे हैं, पर इसलिए देख रहे हैं कि हम उनके समर्थन में जाएंगे तो हमको इलेक्शन में वोट करेंगे। यही चीज़ चंद्रबाबू ने भी की थी। ठीक बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्यों ना आरक्षण की बैसाखी को हटाकर जो सिस्टम चल रहा है कि भाई जातिगत आरक्षण, इसको हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों न दिया जाए? हाँ, ये सवाल तो उठता रहा है, और लेकिन इस पे फिर हो गया कि जो लोग अब जाति के बेसिस पे आरक्षण मांग रहे हैं वो अब हावी हो रहे हैं जो उसके, क्योंकि उनका कहना है कि हम करोड़ों सालों से हम पिछड़े रहे हैं, हमको मिलना चाहिए, उसका भुगतान अभी होना चाहिए। और जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं या ऊपर जो सवर्ण हैं, वो लोग तो सोशली तो उनका पोजीशन है, इकोनॉमिकली वो लोग उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनको आप सोसाइटी में उनको तिरस्कार नहीं करते, जो कि बाकियों के साथ होता है। तो वो एक बहुत बड़ा भेदभाव रहा है। इस मामले में यशवंत सिन्हा ने भी बयान दिया था, अब वो पलट गए लेकिन अपने बयान से। उसको लेकर के कैसे राजनीतिक समीकरण कैसे समझें इसको? नहीं, राजनीतिक समीकरण तो इसी तहत पे होता है कि पिछड़ी जाति जो हैं, जिनको जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ जाते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका अस्तित्व बढ़ जाएगा, आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा, आप पावर में आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सवर्ण जो बात आपने की है, क्राइटेरिया के आधार पे क्यों नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों में राजनीतिक और इकोनॉमिक बैलेंस नहीं बैठ पाता है। आप जो बैकवर्ड है या जो दलित हैं, उनको यदि आप आरक्षण देते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक स्तर पे भी उनकी स्थिति थोड़ी ऊंची उठे, जो कि जो सवर्ण है उनकी सामाजिक स्थिति तो ऊपर है ही, सिर्फ उनमें ये है कि आर्थिक स्थिति उनकी वैसी नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति का मिलती खामियाजा कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नहीं, देश को भी भुगतना, देश को भी भुगतना पड़ता है। इसको लेकर के नीतिगत निर्णय और परिवर्तन और कानून बनने चाहिए। बहरहाल पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव की इस कड़ी में बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की समीक्षा को आगे बढ़ाएंगे वरिष्ठ पत्रकार सरोज नागी जी के साथ ही। सरोज जी, एक बार फिर आपका स्वागत लोकसभा टीवी में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरिया में आत्मघाती हमला हुआ है। आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में शिया धर्मस्थल पर यह आतंकी हमला हुआ जिसमें 76 लोगों की जान गई है। क्या कहेंगी? देखिए, ये हमला हुआ है सीरिया में और ऐसे वक्त पे हुआ है जहाँ पे एक वार्ता जो संयुक्त राष्ट्र है एक तरह का वार्ता शुरू कर रहा था, शांति वार्ता जो कि ऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मल शांति वार्ता थी, जहाँ पे सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन गया है वहाँ यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिसर है वो अलग से उनसे बात कर रहे थे, जो ऑपोजिशन वाले थे उनसे अलग से बात कर रहे थे। कोशिश ये थी कि किसी तरह सीरिया में शांति का माहौल पैदा किया जाए। उसके बाद फिर है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, एक राजनीतिक जिसको कहते हैं सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का हो रहा है पिछले 5 सालों से इतने 2.5 लाख करीब लोग मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं और उससे कहीं 10 मिलियन प्रस्तावित हुए हैं और माइग्रेट कर रहे हैं बाकी यूरोपीय संघ में। और इसकी वजह से यूरोप में ही जिसको कहते हैं डिफरेंसेस आने लगे वहाँ के जो स्टेट्स हैं कि ये जो पॉपुलेशन वहाँ से आ रही है उसको कैसे वहाँ पे समाया जाए, अपने पॉपुलेशन के साथ मिक्स किया जाए। तो वहाँ पे भी काफ़ी संकट आ रहा है, राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। और सबसे जिसको कहते हैं आयरॉनिकल बात ये है कि राजनीतिक संकट की वजह से ये सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और यही सोशल प्रॉब्लम की वजह से राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है यूरोप में। अब ये जो टॉक्स हो रहे हैं उन पे अब सवालिया निशान दोबारा उठ गया है कि ये सफल होंगे नहीं सफल होंगे, क्योंकि असाद की जो सरकार है सीरिया में वो ऑपोजिशन कौन ऑपोजिशन है वहाँ पे उसको भी नहीं स्वीकार करती है, किस तरह का ऑपोजिशन है उसको भी नहीं मानती। उसी तरह ऑपोजिशन चाहता है कि असाद जाए। तो इस तरह के जब हमले होते हैं तो लोग तो बीच जो फंसते हैं वो लोग ही हैं, आम जनता वही मारी जाती है, उसी को सहना पड़ता है। बाकी लोग तो अपने राजनीतिक खेल खेलते हैं, चाहे वो वहाँ की पार्टीज हों या दूसरे देश ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अब सीरिया का जैसा आत्मघाती हमला हुआ है इसी के जैसा ही इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बोको हराम के आतंकियों ने नाइजीरिया पर हमला किया है जिसमें 86 लोगों की मौत हुई है। और सबसे बर्बर चीज तो ये कि इसमें इन 86 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। मतलब ये तो मानवीयता की क्रूरता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। तो और इसको लेकर के कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत कदम उठने चाहिए जो नहीं उठ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये क्योंकि आपको याद होगा बोको हराम ने लगभग 2-3 साल पहले भी ऐसे ही किया था। 300 जो स्कूली बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको उठा के ले गए थे और वो कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। वहाँ की सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढ निकालने की, हम कोशिश कर रहे हैं बोको हराम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी जड़ें फैलती जा रही हैं। और जब से आईएसआई पैदा हुआ है, उभरा है, तब से ये जड़ें और भी चारों तरफ फैल रही हैं, यहाँ तक कि भारत की सीमा तक भी आ गई हैं। बांग्लादेश में है, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी पकड़ा गया है। क्यों? आईएसआई अब कोशिश कर रहा है पैसे दे के लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए जो उनका काम करे, और इसी तरह भारत से भी कुछ लोगों की कोशिश कर रहे हैं भारत से भी कुछ लोगों को लेने के लिए। और जो आईएसआई को छोड़ना चाहते हैं उनको वो मार डालते हैं। जैसे ये भी खबर आई है कि कुछ लोगों को बिल्कुल सर उनका उड़ा दिया गया क्योंकि वो हटना चाह रहे थे। लेकिन अब फ़र्क ये है कि पहले अलकायदा से लोग डरते थे, अब अलकायदा से भी ज़्यादा खतरनाक उभर के आईएसआई पिछले कुछ सालों में आ गया और उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई वैसा नहीं है। उनको बस अपना एक स्टेट, बस के सारे विश्व को इस्लाम बनाना और बर्बरता, जिहाद के नाम पर बर्बरता फैलाना। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खतरे की घड़ी है पूरे देश के
लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए, उस रीजन के लिए तो है ही, बाकी देशों के लिए भी है। और क्योंकि बाकी देश भी अब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल उस तरह की नहीं हुई। एक आध जगह से आपने आईएस को हटा दिया, लेकिन फिर वो कहीं और किसी और रूप में उभर के आते हैं। अब ये बोको हराम भी था, वो पहले आप एक अलग संस्था थी, लेकिन जब से आईएस उभरा है और सब इस तरह के आतंकवादी संस्थाएं जो हैं वो जान गए कि आईएसआई एक पावरफुल है, उसके पास पैसा है, तो अपना एफिलिएशन अब आईएसआई के साथ जोड़ते हैं, न कि अलकायदा के साथ या तालिबान के साथ जो कि पहले होता था। तो आप देखेंगे नाइजीरिया से लेके पूरे अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट या पूरे एशिया के बाकी मुल्कों में धीरे धीरे ये आईएसआई की जड़ें फैलती रही हैं, और वहाँ के जो संगठन है, चाहे अल शबाब हो, अल नुसरा हो, ये सब अब आईएसआई की तरफ अपना झुकाव दिखा रही हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं इस पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि आईएसआईएस के कब्जाग्रस्त देशों को तेल ना पहुँचाया जाए ऐसे, और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की थी कि उनको आर्थिक सहायता जहाँ से भी मिलती हो वो ना दी जाए। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र तो इस पर भी राजी हो गया था कि आईएसआईएस से बातचीत की जाए, बैठकर बातचीत की जाए शांति सद्भाव बनाने के लिए, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर ही हम देख रहे हैं। तो क्या संयुक्त राष्ट्र आईएसआईएस पर नियंत्रण करने में असफल है, ये मान लिया जाए? देखिए, आपको ये भी याद होगा कि कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें भी मिली हैं जहाँ पे रशिया और यूएस और बाकी देशों ने इस तरह का खुलासा भी किया है कि जो लोग आईएसआई के साथ लड़ रहे हैं वही लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं, वही लोग चोरी छिपे उसे तेल भी खरीद रहे हैं। आपको याद होगा इस तरह की भी खबरें आई हैं। तो आईएसआई यदि एक तरह से एक फोर्स बन के उभरा है, वो इसलिए भी क्योंकि जो वहाँ के तेल है वो उसके कब्जे में है, और तेल सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। जिसके पास तेल नहीं है वो ये कोशिश करता है कि आईएसआई से इलीगली तेल खरीद ले, तो उससे उनको पैसे भी, आईएसआई को पैसे मिलते हैं और इनको तेल मिलता है। तो इसलिए एक तरफ तो आप लड़ रहे हैं आईएस से, और दूसरी तरफ आप उससे बिजनेस डील भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जब दो तरफा आप रुख अपनाएंगे तो आईएसआई कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है। तो और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी मैं मानती हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक इशू है, वहाँ पे यदि बाकी देश एक किसी और देश में हस्तक्षेप करने लगते हैं तो वहाँ पे आप एक तरह का ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं कि एक मिलिटेंट फोर्स वहाँ पे तैयार हो जाए, जो कि इन चीज़ों को जो ये नहीं पसंद करती कि बाकी देश उनके देश में किसी तरह का इंटरफेरेंस करें। तो ये भी देखेंगे आप, सीरिया हो या इराक में हुआ, आईएसआई तभी ज़्यादा जोर पकड़ा जब आप बाकी देश वहाँ पे हस्तक्षेप करने लगे, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या कोई और देश हो। उनके मकसद ठीक होंगे, सही होंगे कि आईएस को ख़त्म करना है, लेकिन इसके साथ साथ उसका आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक बात है। और जैसे कि कहा गया था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। तो आईएस की बर्बरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब समय आ गया है कि सारे विश्व को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये बहुत होना तो चाहिए, ज़रूरी है, होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतने सारे सवाल भी हैं, इतने सारे जिसको कहते हैं डिफरेंसेस भी हैं देशों के बीच कि कैसे ये लड़ाई लड़ी जाए। आप देखेंगे जब रशिया ने अटैक करना शुरू किया आईएसआई को, तो यूएस और बाकी देश कहने लगे कि वो लोग आईएसआई पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो लोग हमला कर रहे हैं जो सीरिया की सरकार के विरोधी हैं उस जगह पे हमला कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जब तक संयुक्त नहीं होती, जब तक एक तरह से आप सोचते नहीं उस विषय के बारे में, तब तक आईएसआई वाला जो खतरा है वो टल नहीं सकता। यहाँ पे अब सीरिया को ही लीजिए, वहाँ पे अमेरिका चाहता है कि असाद हटे, रशिया चाहता है कि असाद रहे, शांति वार्ता सीरिया पे है, तो वहाँ पे किस तरह का ट्रांजिशन होना चाहिए उस पे विवाद है। तो आईएस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें इतने सारे तह हैं कि आप बाकी तहों को लड़ रहे हैं तो ये फिर छूट जाता है, इसको लड़ रहे हैं तो फिर बाकी
जो बाकी जो परतें हैं उस पे समझौता उस पर भी नहीं है, ध्यान दिया जाना चाहिए। उस पे ध्यान देते हैं लेकिन उस पे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सरोज जी क्या कहेंगी, आईएसआईएस का संक्रमण और उसका नेटवर्क भारत में पिछले दिनों में जिस तरीके से बढ़ा है, हमने देखा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी, और भारत में भी बहुत सारे संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो आईएसआईएस के संपर्क में रहे हैं ऐसे युवा, इसके लिए क्या कहेंगी? देखिए, 1-2 साल पहले ये सरकार ये कहती थी कि भारत में कभी कोई आईएसआई हो नहीं सकता, और यदि है तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 4, 7, 8, 10, लेकिन धीरे धीरे फैलता जा रहा है और ये मतलब एक्सपेक्टेड भी था कि फैलेगा। तो आप अपना सिर, जिसको कहते हैं ना, ज़मीन के अंदर रख के इस चीज़ को नहीं सॉल्व कर सकते। बांग्लादेश में भी आईएसआई के कुछ इंडिकेशंस आए हैं, वहाँ की भी सरकार कह रही है ये तो टेररिस्ट हैं, लोकल टेररिस्ट हैं, ऑपोजिशन वाले करवा रहे हैं। यहाँ पे अब पिछले कुछ महीनों से भारत की सरकार ये रियलाइज़ करने लगी कि हाँ, ये खतरा है देश के लिए भी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नेटवर्क के द्वारा, ईमेल के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा यहाँ के लोगों को बुलाया जा रहा है आईएसआई के सपोर्ट में, और सिर्फ सीरिया जाने के लिए नहीं, ये इसलिए भी कि देश में ही आप कुछ आईएसआई का एक नेटवर्क पैदा करो। सीरिया को जाते हुए तो कुछ लोग पकड़े भी गए थे, कुछ को वापस भी लाया गया, लेकिन आईएसआई का जो नेटवर्क है अब धीरे धीरे बाकी देशों में भी वो चाहते हैं अपना एक सेल खोलना, अपना एक ग्राउंड बनाना। खतरा वहाँ पे है। आप यदि लड़ने सीरिया जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन लोगों को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपके ज़मीन पे ही यदि आईएसआई पैदा हो जाता है तो उसको लड़ना मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे नक्सलाइट्स को लड़ने में ही इतने साल लग रहे हैं, अभी तक आप उस प्रॉब्लम कोई स्थायी समाधान हम निकाल ही नहीं पाए। नेपाल से लेके पूरे साउथ तक, वो जिसको रेड कॉरिडोर, लाल दीवार या लाल कॉरिडोर या लाल रोड कहा जा सकता है, बन गया था, लेकिन अभी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। माओइस्ट को आप सॉल्व नहीं कर पाए। कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसको भी आप, बहुत सारा तो पाकिस्तान की वजह से, लेकिन कुछ होम ग्रोन मिलिटेंसी भी है, सेपरेटिस्ट वहाँ जो हैं उनको आप मेन स्ट्रीम में लाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब बात आतंकवाद की हो और ऐसी बर्बरता की हो तो राजनीति ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी इसका स्थायी समाधान निकल सकता है। सरोज जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की समीक्षा के लिए बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की इस कड़ी में बात व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और व्यापार जगत की खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सहारा के आर्थिक पत्रकार देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में नए साल के आगाज में पहली बार अपनी मन की बात कही, और इसमें उनका कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों के संकट दूर होंगे। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये बहुत ही उपयोगी योजना है। अभी तक हमारे देश की 60% आबादी जो है खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन इसके लिए कृषि प्रधान देश है हम। कृषि प्रधान देश है। 7% आबादी का रोजी रोटी कह लीजिए, कारोबार कह लीजिए, कृषि पर आधारित है। लेकिन इसके लिए कुछ जोखिम कवर, जो जोखिम होते हैं, कभी बारिश हो गई, कभी ओला पड़ गया, कभी सूखा पड़ गई, कभी प्राकृतिक आपदाएं जितनी होती थी, उनके लिए कोई सुरक्षा कवर नहीं था। हालांकि पहले से एक योजना थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, लेकिन वो इतनी खामियां थी उसमें कि उसे आम आदमी उसका उपयोग कर ही नहीं सकता था। तो इसलिए अभी तक केवल 20% किसान ही उसके दायरे में आते थे, और वो इतनी महंगी थी कि हर किसान उस बीमा योजना का लाभ लेने से बचता था। लेकिन ये मोदी जी ने किसानों के दर्द को समझा है, और ये नई जो कृषि योजना इसको मंजूरी दी है, ये खरीफ फसलों से लागू होगी। निश्चित तो बहुत अच्छी योजना है ये, किसानों को बहुत मामूली से प्रीमियम देकर अपनी बीमा का, किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि मोदी जी ने जो मतलब इसने खुद उन्होंने निगरानी की है इस योजना की, और अभी तक क्या होता है कि जैसे हमारी फसल को कोई नुकसान हुआ है तो केवल वो फसल ही उसके दायरे में आती है। अब ये बुवाई के समय बारिश हो गई, आपकी फसल उपजी नहीं, तो वो भी जोखिम कवर होगा। यही नहीं,
कटने के बाद में अगर खलिहान में अगर आपका फसल पहुंच गई है, वहाँ आग लग जाए, गल जाए, सड़ जाए, तो वो भी इसके दायरे में आएगी बीमा योजना के में। मतलब तो अब किसान ये जैसे अभी तक आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता था किसान, लेकिन अब वो किसान की ये स्थिति नहीं होगी। अगर फसल नष्ट भी हो जाती है तो उसको भरपाई होगी, इसकी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। तो किसान अब आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होगा। हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि ये योजना बहुत उपयोगी साबित होगी, इससे खुशहाली आएगी। इस योजना के माध्यम से देश के अन्नदाता की स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मकता दिख रही है, लेकिन आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होना चाहिए, जिस इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए दूर दराज के गांवों में, मतलब अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सुविधाएं हैं, इसको लेकर के ठीक काम हो रहा है, आप मान रहे हैं? ये इसके अभी तो ये योजना प्राथमिक चरण में खरीफ की फसल से लागू होगी। मतलब खरीफ मतलब गर्मी की फसल, जो मक्का, ज्वार, बाजरा जो आते हैं उनकी लागू होगी। इसकी अच्छी व्यवस्था की जा रही है तैयारी के लिए। लागू होने से पहले भी उनको इसकी समझ हो कि हमारे लिए व्यवस्था की जा रही है और इसका फायदा हमें लेना है, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये सही साबित होगा। हाँ, तो इसका फायदा यही है कि इसलिए किसान से केवल इसमें बहुत ही मामूली 2% ही रहेगा, जिसमें 20% जो इसका जो प्रीमियम, जैसे 100 रुपये प्रीमियम आएगा तो 20 रुपये केंद्र सरकार देगी, 20 राज्य सरकार देगी 100 रुपये में, ठीक है। और 10 रुपये जो है ये किसान से लिया जाएगा। तो इसीलिए उसकी बहुत मामूली भागीदारी रखी है, जिससे वो शामिल भी हो जाए, उसे ये भी नहीं लगे मुझे स्वयं का है। तो इसकी मुझे जो प्राथमिक तौर पर जो इसकी शुरुआती जो तैयारी हो रही है बाकी अच्छी है, लेकिन हाँ फिर भी आपकी बात सही है, अगर सरकारी योजना ठंडे बस्ते में न पड़ जाए, बाकी ईमानदारी से साफ नीयत से किया जाए तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आएगी इससे। वही चलिए, उम्मीद हम अच्छी कर सकते हैं, उम्मीद अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मौद्रिक नीति का समीक्षात्मक आकलन किया जा रहा है, बैंक कर्ज सस्ता होने की उम्मीद कम है। हाँ, तो आरबीआई को कैसे देखें? आरबीआई कल हर 2 महीने बाद घोषणा करता है इसके मौद्रिक नीति की समीक्षा के तंत्र में कितनी नकदी है, क्या किया जाए, सोखी जाए या प्रभाव बढ़ाया जाए मुद्रा का। कल है रिजर्व बैंक की सीधे सीधे निगाहें मुद्रास्फीति पर टिकी होती हैं। जब ये देखता है मुद्रास्फीति काबू में अपने आदर्श स्तर पर है तो वो कर्ज सस्ता कर देता है। लेकिन फिलहाल में रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कल साफ कह दिया है कि वो बचत जो होती है आम आदमी की, उसको ये मुद्रास्फीति दीमक की तरह चट कर रही है। मतलब मुद्रास्फीति की ऊंची दर साइलेंट किलर है। हाँ, साइलेंट किलर है, रघुराम राजन है निश्चित तौर पर। तो अब उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि उनके कर्ज अभी सस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी बजट हमारा इस महीने की लास्ट तारीख 29 फरवरी को अरुण जेटली नए वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे, उसमें उसी को रुख देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कर्ज सस्ता होने की उम्मीद। उसके बाद ही रघुराम राजन अपने गुणा भाग लाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तब वो अगले वित्त वर्ष में ही उम्मीद कर सकते हैं। देवेंद्र जी, मुद्रास्फीति की ऊंची दर दीमक है जी, इसको हम दर्शकों के लिहाज से कैसे समझेंगे? दर्शकों किस तरीके से प्रभावित होती है अर्थव्यवस्था इसके जरिए? जैसे कोई चीज़ हम अर्थव्यवस्था इसलिए, जैसे हमें कोई चीज़ 100 रुपये की पिछले साल मिल रही थी, इस समय वो 110 रुपये की हो गई एक साल बाद में, तो 10 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई। हमने 100 रुपये निवेश किए, उस पर एफडी पे ही मान लीजिए उस पर 8 रुपये हमें उस पर ब्याज मिला, तो 2 रुपये जो हमें तो और हमारी 10 जेब से चले गए, तो इसलिए मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। तो ये साइलेंट किलर ये हुआ कि जो हमने जो पहले जो हम 100 रुपये का व्यवस्था कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, अब 110 हो गई, जबकि हमने निवेश किया था वो 108 रुपये हो रहा है, तो 2 रुपये के तो हम डेफिसिट में रहे ना, नुकसान में रहे। इसी के उदाहरण पर रघुराम राजन का ये भी बयान आया था कि जो एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका तो मुश्किल से आप डोसा भी खरीद पाओ तो तो वो ये जो मुद्रास्फीति जब कम होगी ना, महंगाई कम होगी, तो जैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करते हैं पैसे के लिए, तो पहले हमने पता चला 10,000 रुपये लगने हैं एडमिशन फीस में, अब वो 15,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, जो भी हमारा निवेश एक साल में इतना नहीं बढ़ता है। तो इस हिसाब से साइलेंट किलर का काम करते हैं और इसलिए अभी आदर्श स्तर पर नहीं है महंगाई का आंकड़ा जो है, इसलिए रिजर्व बैंक से बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, बुनियादी ढांचे के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सड़क परियोजना को रफ्तार देने की बात कल गडकरी जी ने साफ कहा है कि मोदी सरकार, आज जो भी आप अखबार देखेंगे आज सभी अखबारों में प्राथमिकता से यही खबर है कि बुनियादी ढांचे विकास पर विशेष जोर है। पहली खबर इसमें ये नितिन गडकरी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या किया कि अभी तक जो ये हमारी 21 परियोजना बड़ी परियोजनाएं ऐसी हैं कि जो किसी कारणवश, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी हो या निवेश पैसे का मामला हो या कोई और मंजूरी जैसे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, उसमें अड़चने आ रही थी।
तो सरकार मंत्रालय ने 14 परियोजनाएं चुनी है जिनको हम शुरू कर सकते हैं। तो गडकरी जी ने कल घोषणा की है कि हम इनको 15 दिन में शुरू कर देंगे और इसमें 30,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश होगा इस योजना में। तो इससे सरकार का ये बहुत अच्छी योजना है। जब तक हम सड़कों का, बिजली का, बुनियादी ढांचे का विकास नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की की राह पर आ ही नहीं सकता। बिजली परियोजनाओं के लिए भी सख्ती से शुरू करने की पीएमओ ने एक नोट जारी किया है। पीएमओ ने, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पीएमओ ने नीति विभाग को एक आदेश जारी किया, नीति आयोग को, कि भाई ये जो पनबिजली परियोजना है ये डिले क्यों हो रही हैं, हम इस पर क्यों नहीं प्रगति, उसकी प्रगति रिपोर्ट मांगी। बड़ी सख्ती के साथ नोट किया गया कि ये 3 महीने में हमें पूरी रिपोर्ट दो कि ये योजना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि बिना बिजली के ना उद्योग का विकास होगा ना आम आदमी का विकास होगा। अब वैसे भी हमारे यहाँ जो कोयला आधारित बिजली है, जो थर्मल पावर है, उसके तो संसाधन बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मोदी सरकार का स्वच्छ ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, जैसे ये जो है सौर ऊर्जा हो गई या पन बिजली योजना होगी, इस पर तो इसके लिए सरकार ने नोट दिया, भाई जल्दी से जल्दी इनको बताओ, जो योजना में जो अड़चन आ रही है, पर्यावरणीय मंजूरी आ रही है सरकार की इस तरह से, वो हमें बताओ कहाँ आ रही है, हम इसको जल्द दूर करेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि हम 24 घंटे बिजली रोजाना मिले लोगों को, तभी देश का विकास होगा। बहुत जरूरी भी है ये जरूरी भी है। और सरकार की यह जो जिस तरह से तत्परता दिखा रही है, तो इसमें अच्छी मंशा नजर आ रही है और उम्मीद करें कि भाई बिजली विभाग बहुत अच्छी। वैसे सुधार काफी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते सुधार नहीं हुआ, बिजली के मामले में बहुत सुधार हुआ। हालांकि जो हमारा लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना में, हम उसके काफी पीछे हैं अभी भी, लेकिन कोई भी जो लक्ष्य हासिल करने में समय लगता है, लेकिन फिर भी जो हम सुधार हुआ है और दूर दराज के क्षेत्रों में सुधार हुआ है। और आगे जो नई परियोजना आ रही हैं या सौर ऊर्जा पर जो काम चल रहा है, तो इसमें अच्छे उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे परिणाम आएंगे इसके। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम निवेश का एक बेहतर विकल्प बताया जा रहा है, इसको हम कैसे देखें? भाई अभी तक लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर लेते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा रिटायरमेंट के बाद के लिए क्या है, लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये सब वास्तविक चिंता का विषय है हर किसी के लिए। तो सरकार कोशिश कर रही है कि आम आदमी जो ज्यादा से ज्यादा बचत करे, निवेश करे, बचत करे, हाँ बचत में निवेश करे। तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम इसकी सबसे बढ़िया योजना सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। इसमें जो है लोग इसमें जमा करेंगे पैसे को, तो रिटायरमेंट के बाद काम आएगा ये पैसा। जो है जो बताया जा रहा है कि 10% औसत रिटर्न इसमें मिला है और 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट इसमें दी जा रही है इसके निवेश पर, और 2 लाख रुपए की अधिकतम छूट इसमें एनपीएस में अगर निवेश करते हैं तो उस विकल्प के तौर पर दी जा रही है। तो इसको कैसे समझे, इसको कैसे मतलब लोगों के लिए कितना फायदेमंद है? वेतनभोगी कार्यकर्ता सब जो भी लोग होते हैं, वो धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की निवेश पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आयकर में कटौती कर सकते हैं। और इसमें अधिकतम 2 लाख की छूट दी जा रही है। और 1.5 लाख रुपए तो उसमें पीएफ भी आता है, एनएससी भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है। लेकिन एनपीएस में सरकार ने कहा है कि अगर आप इस योजना में पैसा नहीं, तो 1.5 लाख तक की तो छूट मिलेगी। अब 50,000 रुपए और अलग से लगाएंगे, हम अतिरिक्त छूट देंगे जी। इसका उद्देश्य सीधे सीधे ये ज्यादा से ज्यादा निवेश लोग इसको आकर्षित करें और इसको रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं इस योजना में। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजना है ये, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इससे अच्छी कोई योजना नहीं है फिलहाल। मतलब लोगों को सोचना चाहिए इसके निवेश के बेहतर विकल्प के रूप में, इसको बहुत अच्छा माध्यम मान सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है ये, इस पर आयकर की दृष्टि से भी और निवेश की दृष्टि से भी। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कर विवरणी में संपूर्ण आय दिखानी चाहिए। हम अमूमन देखते हैं कि जब इनकम टैक्स रिटर्न की बात आती है तो टैक्स चोरी के मामले जिस तरीके से बढ़ते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है लेकिन टैक्स चोरी उसमें कर लेते हैं। फिर भी कैसे देखें कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए जो जैसा हो वैसा आप उसमें प्रदर्शित करें? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लगते हैं, जैसे मैं किसी की 5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर 10% टैक्स कट जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार लोग जो 5,000 रुपये कोई इनकम है या कोई दूसरी और स्रोत आय का, उसको छुपा लेते हैं। लेकिन आजकल पैन कार्ड जो हमारा नंबर होता है वो सब जगह दर्ज होता है। अब कोई भी चीज़ जो है मतलब चोरी नहीं हो सकती उसकी। इनकम टैक्स जब भी एक क्लिक से चाहेंगे तो आपका पूरे साल का ब्यौरा, आपको कितनी इनकम हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, सारा खंगाल सकता है। और इसकी जब स्क्रूटनी होती है तो तब आप उसमें पकड़े गए तो उसको काफ़ी उस पर जुर्माने का प्रावधान है, और आगे तक आपको बहुत सारी उसकी चीज़ें मतलब जलालत झेलनी पड़ेगी वो अलग से। तो बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, बल्कि इसके तो फायदा हो रहा है। उनका जो कर है जो वो देश के निर्माण में वो पैसा लग रहा है, वो देश के निर्माण में पैसा लग रहा है, उस पर तो पूरा पैसा दिखाना चाहिए उसमें। और आप अपना कॉलर ऊंचा कर सकते हैं कि देखो हमने बहुत अपने इतना कर दे रहे हैं, उसके बेनिफिट भी मिलते हैं, आपको कर्जा ज़्यादा मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है उससे, और आप अपने आप से ये समझ गए मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। ठीक बात है। चलिए देवेंद्र जी, व्यापार जगत से जुड़ी खबरों की समीक्षा के लिए बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की अंतिम कड़ी में बात खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और खेल जगत से जुड़ी खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी साहब। लोकसभा टीवी में बहुत स्वागत। धन्यवाद। T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत। भारतीय धुरंधरों ने अपने आप को साबित कर दिया कि हम में दम है, और इसी के साथ ही T20 रैंकिंग में भी भारत नंबर 1 पर आ गया है। वो आपने जो कहा सही है, ऐतिहासिक जीत इसलिए कि पहली बार हमने उनको व्हाइट वॉश उसी के देश में हमने उसको हराया, व्हाइट वॉश किया। मगर इसमें हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि हम इतने क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खुश होने की बात है, एक्साइट होने की बात नहीं। खुश इसलिए कि हमने उनको हराया, उनके देश में हराया, 3-0 से हराया, और पहली बार हमने सीरीज जीती इस कन्विंसिंगली। एक्साइटेड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इतना क्रिकेट खेलते हैं और इतनी खेल चुके हैं क्रिकेट कि अगर हम हारते तो हमें हैरानगी तब होती क्या हुआ क्या, क्योंकि आईपीएल की वजह से या T20 जो फॉर्मेट है, बेसिकली इंडिया में जितना खेला जाता है मेरे ख्याल बाहर कहीं नहीं खेला जाता। हालांकि बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हुआ, मगर जिस लेवल का T20 यहाँ पर खेला जाता है उसका बाहर नहीं खेला जाता। तो ये उम्मीद के बराबर हुआ। सब उत्साह इसमें इसलिए है कि खुशी होनी चाहिए। पहले का जो प्रदर्शन था वो बहुत निराशाजनक था, और उसके बाद कल रैना ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर जो जिताया है। पराक्रम, वो आपने बिल्कुल सही कहा, और T20 की खूबी यही है कि इसका हमेशा आपको लास्ट ओवर में एक्साइटमेंट या लास्ट 2-3 ओवर में एक्साइटमेंट होती है, वरना अगर ये पहले खत्म हो जाए ना तो T20 को देखे एक्साइटमेंट हमेशा होती है। और आप देखें कई अब लोगों ने कहा जी 5 साल वाली पहला मैच ऐसे हुआ था, 6 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था। वर्ल्ड कप 2007 में जो पहला बार हमने जीता उसमें भी लास्ट बॉल पे ही सब हुआ था। लास्ट बॉल के कई खेल हुए हैं यहाँ पर। अगर आप लास्ट बार करें तो जो भारत को बड़ी दर्द भरी कहानी भी है, चेतन शर्मा को जावेद मियां ने छक्का मारा था, वो अभी तक याद है, वो भी लास्ट बार में मारा था। तो वो क्रिकेट का एक खूबी ये है कि T20 ने एक्साइटमेंट ले आई है, और इसकी और वजह जो आज हम बहस कर रहे हैं एक्साइटमेंट है कि लास्ट ओवर में 17 रन बनाने थे, 20 बनाए। युवराज सिंह और सुरेश रैना खेले, सुरेश रैना ने 49 रन बनाए। अब किस्मत की बात देखिए कि अगर क्रिकेट इफ एंड बट्स ना लें, अगर इफ एंड बट्स लें तो कल 49 से सुरेश रैना का अभी उन्हें खाता ही नहीं खोला था, उसका स्टंपिंग चांस मिस हो गया। अगर इफ एंड बट लगाए, अगर वो हो जाता स्टंपिंग या तो आप क्या होता। तो खैर क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है, स्पोर्ट्स ही संभावनाओं का खेल है कि कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता है अंतिम दौर तक। ठीक बात है। मगर पराक्रम सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो उत्साहित या एक्साइटेड हुए हैं लोग, और जो नहीं होना चाहिए वो ये कि ये सोचते हैं कि इस जीत से हम वर्ल्ड कप जीत गए। नहीं, ये सीरीज बिल्कुल अलग है। हर गेम अलग होती है, हर गेम का एटीट्यूड प्लेयरों का अलग होता है, क्योंकि एक बार हम ऊपर चल रहे हैं उस पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसका ओवर कॉन्फिडेंस का एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 दिन पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल हुआ, महिला फाइनल, सीरियना विलियम्स इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसको एक ऐसी लड़की ने हराया जिससे कभी हारी नहीं थी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस। और पिछली बार हमने वर्ल्ड कप में देखा, जो 50-50 वर्ल्ड कप हुआ, कि भारत ने 6 मैच लगातार जीते और इतनी बुरी तरीके से सारी टीमों को हराया कि ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया क्या चीज है। पर बेदी साहब, जब हम लगातार जीतते हैं तो एक आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास होगा, हम अति आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं बहुत फायदा करता है हमें मजबूती के साथ मैदान में उतरने में। जो आपका मोरल बूस्टिंग नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। आपने 4 मैच हारे थे तो लोगों में या टीम में भी डिप्रेशन हो जाता है कि क्या हो रहा है, कि हम बेहतर टीम है। तो इस T20 के प्रदर्शन से या उससे पहले एक मैच जीते हमने, जो 4 मैच लगातार जीते, कि ये फ़र्क क्या है। तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया ने हमसे जीते, उसमें भारत ने हमेशा फाइट जीती। हारे जरूर हैं 4 मैच, मगर उसमें 2-3 मैच ऐसे थे जिसमें बिल्कुल भारत की भी दावी थी। जो भारत 4 मैच जीता उसमें कोई सी जगह कभी चांस नहीं था ऑस्ट्रेलिया को। मतलब जिस फिर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को उसके गढ़ में हराना बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंचे, ये एक मोरल बूस्टर है आपका वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप होगा उससे पहले। और इसका फायदा हमें वर्ल्ड कप में मिल सकता है। लेकिन फायदा तो हमारा एक एडवांटेज है कि हम एट होम खेल रहे हैं, एडवांटेज है। मगर वर्ल्ड कप में फायदा नुकसान तो जब मैच शुरू होंगे तभी पता चलेगा। मगर आपने ये सही कहा कि उत्साहित होता है आदमी जब जीतता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मेरे दम है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता हूँ तो अपने घर में तो मैं शेयर होंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास को भी बल मिलता है। भारतीय महिला क्रिकेट के प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? सीरीज तो कब्जा कर लिया हमने, लेकिन 2-1 का अंतर रहा उसमें। नहीं देखिए, अभी भारतीय महिला टीम को बहुत आगे, बहुत दूर जाना है। देखिए एक और बात है, T20 का जो वर्ल्ड कप भारत में होगा उसमें महिला का भी होगा, दोनों
पुरुष का भी होगा, महिला का होगा। इससे ये भारतीय टीम को हौसले बढ़ेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। मगर देखिए कल जो मैच था, जो हारे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को अपने औकात में बता दी कि तुम इस लेवल पे हो, भी आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब जब T20 का जो या कोई भी वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप होता था, उसमें 3-4 टीमें पहले होती हैं। उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, अभी भी वर्ल्ड चैंपियन है, जिसको हमने हराया। उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका। ये 4 टीमें मानी गई थी टॉप। उसके बाद इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे वगैरह जो आ जाए। मगर इस मैच जीतने से या सीरीज जीतने से इंडियन के और लड़कियों के हौसले बढ़ गए कि शायद हम कुछ कर सकें और शायद इस बार के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच सके। और सेमीफाइनल के बाद तो कुछ भी हो सकता। तो ये चीज़ जो है कि आपका बिल्कुल चांस ना होने के बाद थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा। उम्मीद अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता है, पहली बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, हम जीत रहे हैं और आप अपने घर में खेलेंगी तो। और एक और बात, वहाँ पर ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये महिलाओं की। उसमें भी हमको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में कितना। मगर इस प्रदर्शन से थोड़ा सा उम्मीदें भारतीय टीम की बढ़ गई हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, और भारतीय महिला टीम के इस प्रदर्शन के बाद पूरे भारत की शुभकामनाएं महिला टीम के साथ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता, कैसे देख रहे हैं? मतलब पूरे शानदार फॉर्म में वो चल रहे हैं अपने। उसमें 6 बार और उनका विजय रथ बिल्कुल लगातार 6 बार जीतना बड़ा मायने रखता है। इसको जैसे किसी अखबार ने बड़े खूबसूरती से लिखा है, जोकोविच 6-0, एंडी मरे 0-5। 5 बार एंडी मरे फाइनल पहुंचे हैं, 5 बार। और देखिए उस बंदे की किस्मत क्या, 5 बार हारे। ये 6 बार फाइनल पहुंचे, 6 बार जीते हैं। और इसका तो 11वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्होंने अपना लेवर और बॉन बॉक्स का, रॉड लेवर का बराबरी कर दी 11। हालांकि रॉजर फेडरर 17 पे हैं, राफेल नडाल 14, पीट सैम्प्रास 14, उनसे पीछे हैं। मगर जिस तरीके से जीत रहे हैं वो लगता ये है कि ये इस रिकॉर्ड को भी, ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को भी पूरा करेंगे। जोकोविच के बारे में एक खासियत यह है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। जिस तरीके से देखा सेमीफाइनल, वो भी वन साइडेड था फेडरर के साथ। हालांकि फेडरर एक साइड जीतने के कामयाब हुआ, मगर उसने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और फाइनल में तो उसने वन साइड कर दिया, मरे को इतनी बुरी तरह तोड़ा कि मरे ने खुद माना कि ये मेरा कैरियर का बड़ा खराब मैच था। और 5 बार अगर आप लगातार हारें, कहीं ना कहीं जैसे अभी हम जीत और हार की बात कर रहे थे, 5 बार की डिमोरलाइजेशन तो हो जाती है। या जोकोविच के साथ ये था कि ये जब शुरू किए तो उसमें 4 प्लेयर थे, एक रॉजर फेडरर था, नडाल था, मरे था और जोकोविच था। कहते थे इन चौकड़ी में ही कोई जीतेगा, वो अभी तक हो रहा है। मगर अब वो 3 इतनी पीछे रह गए कि एक, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक घोड़े की दौड़ है, इसको कोई मुकाबला नहीं दे रहा। और जिस तरीके से जीत रहा है उसी तरीके से पहले नडाल जीता था क्ले कोर्ट पे। ये हर कोर्ट पे जीतते हैं, नडाल क्ले कोर्ट पे अपने राइवल्स को ध्वस्त कर देता था, और ये जोकोविच वही कर रहा है। अब कितनी देर तक आगे चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त का बेहतरीन प्लेयर आपको ये खूबी आपको लग रही है कि लगातार 6ठी बार उनको जीत मिली है, तो उन्होंने ऐसा क्या प्रदर्शन अलग हटकर किया, किस तरीके से मेहनत की, किस तरह के स्ट्राइक उनके? नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं उसमें वो चीज आ गई कि मैंने कुछ करके दिखाना है। और बाकी जो लोग थे, एज का बड़ा फर्क पड़ जाता कहीं ना। ठीक है, और वो 35 साल 34 साल के हो गए हैं फेडरर। और एक बार मैंने जो अभी नडाल की बात करी थी, नडाल ने फेडरर को फ्रेंच ओपन में 6-1, 6-0, 6-0 से हराया था। उसके बाद फेडरर कभी वापसी नहीं कर पाए। हालांकि वो क्ले कोर्ट था, वापसी इन द सेंस कि वो फेडरर नहीं रहा। उसके बाद उन्हें जीते हैं 1-2 और ग्रैंड स्लैम जीते, 2-3 ग्रैंड स्लैम। मगर ये भी, इनमें मरे भी जीत सकता है, नडाल भी जीतता है, फेडरर। मगर एक बार आपका ऑरा खत्म हो जाए, जिससे आप कहते हैं कि जोकोविच को कौन हराएगा, और आपने मुझसे बड़ी एक अच्छी बात पूछी कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है। ये चीज़ लोग ढूंढ रहे होंगे कि इसमें क्या, कि जो हमारे में नहीं है। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये प्लेयर भी ढूंढ रहे होंगे कि क्या है ऐसा जो हम कर रहे हैं। जैसे मरे सोचता कि मैं भी 5 बार फाइनल पहुंचाऊं, मैं क्यों नहीं इसको हरा सकता। या फेडरर कहता है कि मैंने 17 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, मैं इससे क्यों हार रहा हूँ लगातार पिछले से। नडाल का तो ये हालत है कि पहले राउंड में आउट हो गया। तो इसका जो आपने पूछा है, ये क्वेश्चन में ही सारे उनके प्लेयर जो राइवल है वो भी सोचूंगी क्या चीज है इस बंदे में जो इसको लगातार जीते। और पिछले 2 साल से ऐसा लग रहा है कि इसको हराने वाला ही कोई पैदा नहीं हो रहा। और एक आधा बार कभी हार जाए, ओवरऑल 35 मैचों में से 34 लगातार जीते हैं इन्होंने पिछली बार। तो एक पता चल रहा है कि इस दौर का, सदी का नहीं, इस 5-6 साल का सबसे बेहतरीन प्लेयर जोकोविच है। ये चीज़ आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले फेडरर के बारे में थी कि फेडरर को, उसको फेड एक्सप्रेस कहते थे कि इस फेड एक्सप्रेस को कौन रोकेगा। अब ये कहते हैं जोकोविच को कौन रोकेगा। ये अब वक्त ही बताएगा इसको कौन रोकेगा। मगर फिलहाल ऐसा लगता है इसका विजय बयान चल रहा है।
चलिए अच्छा प्रदर्शन था, निश्चित रूप बहुत से जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन। स्तर पर सराहना मिली है बिल्कुल। जोकोविच को, जो कि काबिले तारीफ है। बहरहाल बेदी साहब, खेल जगत से जुड़ी खबरों की समीक्षा के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और पर्सपेक्टिव में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। पर्सपेक्टिव देखने के लिए पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।